वे भी अरुणाचल के लोगों से संपर्क स्थापित कर सकते हैं, इजीली आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप अरुणाचल के कहीं भी दूर दराज बहुत रिमोट एरिया में जाए तो भी आप हिंदी से बातचीत कर सकते हैं, भले ही उनकी भाषा जो है, उनकी भाषा और उनकी टोन हिंदी मतलब अलग हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अरुणाचल की आटी जनजाति से बिलोंग करती हूँ, मैं उस साइड से, तो आप सर को ज्ञान है शायद ईटानगर साइड में जो भी हिंदी बोलते हैं उनका बोली अलग है, जो वो मातृभाषा का प्रभाव जो है अधिक है। तो इसमें मैंने साहित्य के क्षेत्र में भी हिंदी, कल सर बताए थे कि साहित्य के क्षेत्र में हिंदी बहुत सारी उपन्यास, कहानियाँ, लेख, नाटक और ऐसे बहुत सारे कविताएं भी प्रचलित हो चुके, मतलब लिख चुके हैं वहाँ के स्थानीय लेखक द्वारा। तो इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं रखूँगी। अरुणाचल की जो बोली है, बोलचाल की हिंदी है, अरुणाचल की बोलचाल की हिंदी में जो है स्थानीय लोग द्वारा बोली जाने वाली है बहुत सरल होती है, वहाँ के बहुत हिंदी सरल। और अरुणाचल की हिंदी में ज़्यादा व्याकरण का कोई प्रभाव नहीं है, व्याकरण का ना लिंग, ना वचन, ना कारक, इन सभी का यूज नहीं है। शायद हम वहाँ के जनजाति, अरुणाचल की जनजाति जो है व्याकरण का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करते, जिसके कारण हिंदी में भी ये प्रभाव ज़्यादा दिखने को मिलता है। जैसे अरुणाचल की हिंदी में आप देखें लड़की भी जाता है, लड़का भी जाता है, तो इसमें जो है लिंग है, इसका कोई महत्व इतना नहीं है, क्योंकि वो बहुत फ्रीली हिंदी बात करते हैं वहाँ। और अरुणाचल की बोली में जो बाजारी हिंदी है, जब वहाँ जब स्थानीय लोगों से आप बात करें तो वहाँ अरुणाचल सबसे प्रमुख जो सबसे यूज करने वाले शब्द है हम शब्द हम जब भी करते तो बहुवचन के लिए हम प्रयोग करते, तो वह बहुवचन हम शब्द जो है अरुणाचल के लोग अकेले व्यक्ति, एक पर्सन के लिए हम शब्द का यूज करते हैं। हम जब बोलते हैं तो उसमें इतना समूह के लिए नहीं करते हैं। तो सबसे अगर मैं एग्जाम्पल के लिए उदाहरण की बात करें तो हम जा रहे हैं, तो मैं अपने पर्सनल के लिए भी बोलती हूँ, और हम जा रहे हैं मतलब एक व्यक्ति के लिए, और जब ग्रुप में होते तो भी हम जा रहे हैं इसका यूज करते हैं। तो ये बहुत कॉमन है अरुणाचल में। और अरुणाचल में सर्वनाम इन सब का ग्रामर फ्री, ग्रामर से मतलब रहित होते हैं, ग्रामर से ज़्यादा ग्रामर का उसमें प्रभाव नहीं है। जैसे हम एक मिनट, जैसे हम लड़कियों के लिए समूह मतलब ज़्यादा गर्ल्स के लिए लड़कियाँ ये वगैरह यूज़ नहीं करते। जब लड़की एक ही लड़की के लिए मतलब लड़की एक ही यूज़ करते हैं, जैसे हम समूह के लिए लड़की ही यूज़ करते हैं वहाँ के बोली में, ऐसे मतलब वहाँ के लोग इस तरह से बोलते हैं। और एक जो चीज़ें हैं मैंने इसमें सिनेमा के क्षेत्र में हिंदी को भी सिनेमा के क्षेत्र मतलब सिनेमा की हिंदी फिल्मों के कारण अरुणाचल प्रदेश में हिंदी का प्रभाव कैसे रहा। तो अरुणाचल सिनेमा ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदी भाषा को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यहाँ के लोग हिंदी फिल्मों से काफ़ी प्रभावित है और हिंदी फिल्में बहुत चाव से देखते हैं। जैसे इस सिनेमा को जिस तरह से हम लोग मैं ग्रोन अप हुई तब अभी मुझे एक चीज़ याद है, एक फिल्म आई थी तेरे नाम। तो तेरे नाम मूवी से नकारात्मक रूप से भी प्रभाव पड़ा और सकारात्मक रूप से भी प्रभाव पड़ा। जब मैं गांव में मैंने देखी, जब मैं ग्रोन अप हुई तो गांव में मैंने देखा कि तेरे नाम मूवी से किशोर अवस्था से लेकर 32-35 साल के जो जितने भी लड़के थे उनको मतलब सलमान खान जो उस मूवी में जो हेयर स्टाइल है वो एक प्रभाव देखा। आज भी आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश में मतलब कईयों के नाम, मेरे गांव में कईयों के नाम राजे भाई से भी जाने एक दूसरे को इस तरह से बुलाते हैं राजे भाई। तो मतलब और मैं बहुत छोटी थी तब मैंने मतलब सांस्कृतिक जो मुझ पर प्रभाव पड़े, तो उस फिल्म की अभिनेत्री है वो पूजा पाठ करती है। उस फिल्म में ये दिखाया गया है कि वो बहुत पूजा पाठ करती है। तो मैं भी एक वृक्ष के नीचे बैठी मतलब जो हिबिस्कस ट्री के नीचे बैठी थी, उसके फूल इकट्ठा करती थी और ऐसे मतलब
मिट्टी से जो मूर्तियाँ बनाकर मैं भी पूजा पाठ करती थी। ये सांस्कृतिक प्रभाव जो है अरुणाचल में पड़ी, और उन सभी मूवीज को देखकर अरुणाचल में जो है वाक्य विन्यास, शब्दों का मतलब ज्ञान, ये सब बढ़ा है। इसके बाद जब मैं अपने माँ को देखती हूँ तो उनके जो जेनरेशन में भी, जो उनकी पीढ़ी में भी जो प्रभाव पड़ी, हिंदी के धारावाहिक ज़्यादा देखती थी, छोटी बहू। तो उनको भले ही वो शब्द जाने, उनको हिंदी अभी तक मालूम है, फिर भी वो देखती हैं कि ऐसे करती है वैसे करती। तो ये एक सांस्कृतिक वो है इसकी जो प्रचार प्रसार हिंदी में अरुणाचल में पड़ी है, ये सिनेमा के रूप से हमको मिला है। और वहाँ की जो हिंदी सिनेमा की अरुणाचल को क्या दिया, हिंदी सिनेमा से अरुणाचल को क्या सीख मिली। अरुणाचल के कई क्षेत्रों में मनोरंजन के साधन बहुत सीमित है, लेकिन अब वहाँ के स्थानीय लोग के लिए मनोरंजन का एक बड़ा माध्यम बन गया है हिंदी सिनेमा। हिंदी फिल्में टीवी, मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से अब आसानी से उपलब्ध होने लगी है। हिंदी फिल्मों में दिखाई जाने वाली बोलियाँ, जैसे शिक्षा कहानियाँ, जैसे शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, प्रेम, परिवार और सामाजिक समस्या अरुणाचल के समाज पर भी प्रभाव डालती है। इससे लोगों के सोचने का तरीका और सामाजिक दृष्टिकोण प्रभावित होते हैं। तो हिंदी सिनेमा से प्रेरित होकर अरुणाचल में भी स्थानीय फिल्म निर्माण और नाटक की परंपरा को प्रोत्साहन मिला है। कई कलाकार हिंदी फिल्मों की शैली से प्रेरणा लेकर स्थानीय भाषा में फिल्में बना रहे हैं और सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इस प्रकार हिंदी सिनेमा वहाँ की स्थानीय कला को प्रोत्साहित करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में हिंदी के समाज और हिंदी की स्थिति मजबूत हो रही है। स्थानीय लेखकों द्वारा हिंदी में लिखा भी जा रहा है, सर ने कल बताए थे। और आगे में जो सैद्धांतिक चीज़ें जो है सर कल ऑलरेडी बताए थे, मैं उस पर बात नहीं करूँगी आज। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा लेंगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। और इसके बाद में मैं जुबली रॉय, शताब्दी हिंदी विभाग, असम विश्वविद्यालय, शताब्दी से बुलाना चाहती हूँ, सॉरी से बुलाना चाहता हूँ। अभी उसने बताया कि सभागार में उपस्थित सभी आदरणीय विद्वानजनों, प्राध्यापकों, शोधार्थियों तथा अतिथियों को मेरा नमन। सबसे पहले इस द्विदिवसीय संगोष्ठी के सफल आयोजन के लिए मैं मिजोरम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग, केंद्रीय हिंदी संस्थान तथा हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। हमें अपने विचारों को साझा करने के लिए यह महत्वपूर्ण मंच प्रदान किया है। मेरा नाम जुबली रॉय है, मैं असम विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की शोधार्थी हूँ और मेरा जो विषय है वो है जहाँ बाँस फूलते हैं में चित्रित पूर्वोत्तर जीवन। मैंने ये विषय चुना क्योंकि संगोष्ठी का जो केंद्रीय विषय है वो भी हिंदी भाषा और पूर्वोत्तर है तथा हम आ भी रहे थे मिजोरम में पेपर प्रेजेंट करने के लिए। तो मैंने सोचा कुछ ऐसे विषय पर लिखती हूँ जो मिजोरम पर ही आधारित हो। तो अभी मैं अपना पेपर प्रेजेंट करती हूँ। भारत का उत्तर पूर्व अपनी अद्वितीय प्राकृतिक छटा, विविध संस्कृतियों के सामंजस्य तथा समृद्ध जनजातीय परंपराओं के कारण अत्यंत आकर्षक और विशिष्ट क्षेत्र माना जाता है। जिस प्रकार उत्तर पूर्व अपनी मनोहरी प्राकृतिक सुंदरता के कारण सदैव चर्चा का विषय बना रहा है, उसी प्रकार ये क्षेत्र अपनी जटिल राजनीतिक परिस्थितियों के कारण भी लंबे समय तक विमर्श का कारण बना रहा है। विडंबना यह है कि प्राकृतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध होने के बावजूद भी ये क्षेत्र लंबे समय तक राजनीतिक उपेक्षा और शोषण का शिकार रहा है। यहाँ के जनजातीय समुदायों को अपने अधिकारों, अस्मिता और सांस्कृतिक अस्तित्व की रक्षा के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा है। साहित्य स्वभावतः उन सभी विषयों तक पहुँचने की कोशिश करता है जो समाज में शोषित, उपेक्षित और वंचित रहे हैं। समकालीन हिंदी साहित्य में वंचित और हाशिए पर स्थित समुदायों के
जीवन संघर्षों और अनुभवों को प्रमुखता के साथ अभिव्यक्ति दी गई है। प्रस्तुत शोध आलेख में पूर्वोत्तर के मिजोरम प्रांत पर आधारित उपन्यास का अध्ययन किया गया है, जिसके माध्यम से वहाँ के जनजीवन, संघर्षों और यथार्थ को समझने का प्रयास किया गया है। मिजोरम अपनी अनुपम प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण, समृद्ध जनजातीय संस्कृति तथा संघर्षपूर्ण इतिहास के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। मिजोरम विशेषतः यहाँ के मिजो विद्रोह के कारण भी चर्चित रहा है। ये विद्रोह मिजो समाज के लिए अत्यंत त्रासद और पीड़ादायक घटना सिद्ध हुआ, जिसने वहाँ के सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया। इसी प्रसंग को केंद्र में रखते हुए श्री प्रकाश मिश्र ने हिंदी उपन्यास जहां बास फूलते ही की रचना की। अन्य भाषाई और सांस्कृतिक परिवेश से संबंधित होने के बावजूद मिश्र ने मिजो समाज की इस करुण घटना के साथ अपना गहरा तादात्म्य स्थापित करने का प्रयास किया है। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में पूर्वोत्तर के जीवन का ऐसा जीवन और संवेदनशील वर्णन प्रस्तुत करके लेखक ने पूर्वोत्तर और हिंदी साहित्य के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का निर्माण किया है, जिसके माध्यम से इस क्षेत्र की वास्तविकताओं को व्यापक पाठक वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस अध्ययन के अंतर्निहित उद्देश्य कुछ इस प्रकार है। प्रकृति और मनुष्य के पारस्परिक संबंध को समझना, विशेष रूप से बास के संदर्भ में। उपन्यास में प्रस्तुत जीवन, संघर्ष, समस्याओं तथा सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करना, अहिंदी भाषी क्षेत्र के प्रति हिंदी रचनाकार के दृष्टिकोण को समझना, उपन्यास में क्षेत्रीय भाषा और शब्दावली के प्रयोग के महत्व का विश्लेषण करना, मिजोरम के संदर्भ में पूर्वोत्तर समाज में स्त्री की स्थिति को समझना। प्रस्तुत उपन्यास की कथा मिजोरम के एक छोटे से गांव दोपा पर आधारित है। वास्तव में इस उपन्यास की मुख्य कथा माउतम नामक एक घटना पर केंद्रित है। 1966 में लाल नेहा के नेतृत्व में हुए विद्रोह को तीव्रता के साथ प्रस्तुत करती है। इस घटना के अनुसार मिजोरम में लगभग प्रत्येक 50 वर्षों के अंतराल पर बास फूटते हैं। बास के फूलों को खाकर चूहों की संख्या अत्यधिक बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप फसलों को भारी क्षति पहुंचती है और मिजोरम में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस अध्ययन से प्राप्त उपलब्धियां इस प्रकार हैं। पूर्वोत्तर के निवासी मूलतः प्रकृति प्रेमी स्वभाव के होते हैं और उनका जीवन प्रकृति के साथ गहरे रूप से जुड़ा हुआ है, किंतु कभी कभी प्रकृति अपने नकारात्मक रूप में भी मनुष्य के सामने उपस्थित होती है और उसे गंभीर संकट में डाल देती है। इसका स्पष्ट उदाहरण बास के फूलने की घटना में दिखाई देता है। बास के फूलने के कारण चूहों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अनाज की भारी हानि होती है और मिजो समाज में अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है तथा मिजो विद्रोहियों और सेना के बीच हुए संघर्षों के कारण सामान्य जनजीवन भी जटिलताओं और कठिनाइयों से भर गया था। उदाहरण स्वरूप, गांव में घुसे विद्रोहियों का पता बताने के लिए दबाव डालते हुए एक निर्दोष पादरी के घाव में नमक भर देने जैसी अमानवीय घटना का वर्णन भी उपन्यास में मिलता है। इसके अतिरिक्त इस विद्रोह के कारण वहाँ की सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी अत्यंत दयनीय हो गई थी। मिजोरम के लोग भूख से तड़प रहे थे, किंतु कुछ बंगाली व्यापारी वस्तुओं के दाम बढ़ाने के उद्देश्य से सामान बेचना बंद करके बैठे थे। श्री प्रकाश मिश्र कुछ समय तक पूर्वोत्तर क्षेत्र में रहे थे और उन्होंने इस अवसर का अत्यंत सार्थक उपयोग किया है। इस प्रत्यक्ष अनुभव के कारण उन्होंने वहाँ के जनजीवन, उनकी समस्याओं और संघर्षों को निकट से समझने का अवसर मिला। इसी अनुभव और अध्ययन के आधार पर उन्होंने अपने साहित्य में मिजोरम की यथार्थ को अत्यंत निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ स्थान दिया। लेखक ने इस उपन्यास में क्षेत्रीय भाषा और शब्दावली को विशेष महत्व दिया है। उदाहरण के लिए कपू, जो मिजो लोगों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में कपू कहा जाता है और कपू का अर्थ श्रीमान भी है, तथा वाई का अर्थ मिजोरम में रहने वाले जो बाहरी क्षेत्रों के लोग हैं उनको वाई कहा जाता है, या फिर जो प्रशासनिक अफसर थे उनको भी वाई कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त उपन्यासों के पात्रों के नाम जैसे लाल टेंगा, चुईया, दोला, बुचेरा आदि भी मिजो शब्द के ही नाम हैं। पूर्वोत्तर भारत में स्त्रियों की स्थिति प्राय भारत के अनेक अन्य प्रांतों की अपेक्षा बेहतर मानी जाती रही है, किंतु मिजो विद्रोह के समय स्त्रियों को कठिन परिस्थितियों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा है, जिसका मानविक चित्रण भी उपन्यास में मिलता है। उपन्यासकार लिखते हैं, कभी अभी भी 2 मर्दों से अकेले लड़ रही थी। उसका पेटीकोट फट गया था, ब्लाउज के बटन टूट गए थे और वो सिपाहियों के हाथों और कंधों पर कई बार दाग करा चुकी थी। कई घरों से कपियों की चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। यहाँ की स्त्रियां पुरुष शोषण से अभ्यस्त होकर कहती है कि मर्द पशु से केवल एक ही स्तर ऊपर है। निष्कर्ष को मैं कहना चाहूंगी कि ऊपरी विवेचन के आधार पर स्पष्ट होता है कि श्री प्रकाश मिश्र का उपन्यास जहाँ बास फूलते हैं मिजोरम के इतिहास, समाज और प्रकृति को समझने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कृति है। इस उपन्यास में बास के फूलने से उत्पन्न मावतम की घटना, उससे पैदा हुआ अकाल तथा उसके कारण मिजो समाज के जीवन पर पड़े प्रभाव का यथार्थ चित्रण किया गया है। लेखक ने क्षेत्रीय भाषा और शब्दावली के प्रयोग से मिजोरम के सांस्कृतिक परिवेश को जीवंत रूप में उभारा है। हिंदी साहित्य में इस उपन्यास के माध्यम से मिजो समाज एक प्रकृतिनिष्ठ, संघर्षशील और अपनी सांस्कृतिक पहचान के प्रति सजग समाज के रूप में दिखाई देता है। इस प्रकार की कृति मिजोरम के जीवन, प्रकृति और संघर्षों को समझने का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेज सिद्ध होती है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिजोरम में लगभग 4 साल से हूँ। ऐसे मेरा 5 साल कंप्लीट हो चुका है, लेकिन है 4 साल से 2022 से। मैं कोविड वाला बैच हूँ। कोविड वाला कह रहे कि 4 साल मेरा वैसे 5 साल कंप्लीट होने वाला है। असल में कोविड के समय तो ऑनलाइन सारी चीजें चल रही थी ना, मिजोरम में तो है ना। लेकिन मैंने मिजोरम को घूमा है। तो जैसे कि दिवेश क्या कर रहा है, दिवेश क्या कर रही हो, ठीक है, दिवेश आ रहा है, तो ऐसे से सब मुझे मिलते रहते हैं, इसलिए मैं भी कभी कुछ बोल देता हूँ। सही दिशा में है। तो इसके बाद में मैं अपने मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर A.K. रंजीत सर को बुलाना चाहता हूँ। MHBC के साहित्य प्राध्यापक। नमस्कार जी भाई। सम्मानित मंच एवं सभागार में उपस्थित तमाम शोधार्थी, महाविद्यालय से आए हुए समस्त प्राध्यापक एवं उपस्थित आप सब, आज 2 दिवसीय सेमिनार का आखिरी दिन। इस संदर्भ में मैंने जो एक प्रपत्र तैयार किया था वो तो कल परिचय बहुत वक्ताओं के द्वारा संबोधित किया जा चुका है। संदर्भ मिजोरम रहेगा। मिजोरम के बारे में मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। उससे पहले एक छोटी सी प्रतिमान आपको प्रस्तुत करूँ। एक सभाएं लगी हुई थी और उस सभाएं में बहुत सारे लोग एकत्रित थे और उसमें उस सभा में बहुत सारे लोग एकत्रित थे। हर जगह एक चीज का संकेंद्रण बातचीत हो रहा था, परंतु कुछ उस सभा में कुछ ऐसे भी लोग थे जो उदंग कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, सारा चीज कर रहे थे। उसी सभा में एक तरफ एक आदमी बैठे हुए थे शांत स्वरूप में, और उस सभा में एक और बैठे हुए थे टार्जन रूपी हाथियों की जैसे बल। उनमें अब
अवतरण सारी चीज। तो उसी बुद्धिमत्ताओं से एक ने बड़ा शांत क्रिया ढंग से चल रहा था, तो एक आदमी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने कहा, अरे तू बानर है क्या? जब बानर शब्द का उत्पत्ति हुआ, उसमें जो सीधे और साथ बैठे हुए थे वो बोले कि हाँ सर, ये बानर है, ये जंगल का रहने वाला है, ये आदिवासी है। जो बलिष्ठ देख रहा है ना, दिखाई पड़ रहा है, जो टार्जन के समान दिखाई पड़ रहा है, वही हनुमान है, वही दोनों कंधे पर राम लक्ष्मण को लेकर ये समुद्र पार किए थे। यही है, भले ही इनकी भाषा प्राकृतिक है, भले ही इनके अंदर सारी चीज है, परंतु इनके अंदर वो चीज है जो हमारे अंदर नहीं। इनकी एकतावत से श्री राम सेतु का निर्माण कर दिए। इनकी भाषा प्राकृतिक है, ये उदम कर रहे हैं, भले ये संयम नहीं है, मगर ये एकतावत है। सम्मानित मंच, कहने का तात्पर्य यह है कि हम मिजोरम में मेरी कार्यभूमि रही है। अब मैं चाहता हूँ कि मातृभूमि तो नहीं बन सकती है, मगर मेरा हार्दिक संकल्पना रहता है कि मैं जब तक जीऊँ मिजोरम को दिल जान से सेवा करूँ। मैं मिजोरम में विगत हर जगह घुमा हूँ। यहाँ पर मूलतः रूप से मिजो भाषा, मारा भाषा, चकमा भाषा, रालते भाषा, लाय भाषा प्रमुख रूप से यहाँ कार्य करते हैं। यहाँ संदर्भित है मिजो बनाम देवनागरी लिपि। मैं इस मंच से 2-3 शब्द सम्मान के रूप में कहना चाहूँगा कि हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय यहाँ उपस्थित हैं, डॉक्टर जूडी लंगेबाड़ी, डॉक्टर केथी, डॉक्टर मसम क्वांगी, डॉक्टर बल्लन पाड़ी चिंजा। इन्होंने मातृभाषा इनकी मिजो थी, और मातृभाषा मिजो होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग किया, और हिंदी भाषा के साथ उन्होंने अपनी उद्गारित, यहाँ तक कि इन्होंने मातृभाषा को भूलकर अपनी पूरी पढ़ाई लिखाई बनस्थली विद्यापीठ से किए, ये साबित करने के लिए कि हम आपसे अलग नहीं हैं। हम आयोजक मंडल से चाहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि सर जब भी इस तरह का आयोजन हो तो यहाँ पर हमारे मिजोरम से चकमा भाषा के प्रतिनिधि को बैठाया जाए, मारा भाषा के प्रतिनिधि को बैठाया जाए, लाय भाषा के प्रतिनिधि को बैठाया जाए, ताकि उसकी लोक संस्कृति के बारे में उसके मुख से सुन सकूं क्या बोलना चाहते हैं। आप हमें तब अच्छे लगेंगे जब इनकी संस्कृति में हम मिलेंगे, हमें तब अच्छे लगेंगे जब इनकी रीति रिवाज के साथ हम मिलेंगे, उनकी भाषाओं को सीखेंगे। सम्मानित मंच, बहुत सारी लेख है, परंतु उतना नहीं कहना चाहता हूँ, परंतु इतना तो जरूर कहूँगा कि तीर भाषा का सिद्धांत आज का सिद्धांत नहीं है। तीर भाषा का सिद्धांत उत्तर वैदिक काल के बाद बौद्ध काल से शुरू होती है। पाली भाषा वहाँ से शुरू होती है, संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा। फिर जब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, राजपूत कालीन आ जाता है, उसके बाद मुस्लिम कालीन आ जाता है, मध्यकालीन आ जाता है, उपनिषद कालीन आ जाता है, हम परतंत्र भारत में आ जाते हैं, फिर स्वतंत्र भारत में आ जाते हैं। परंतु हर योजना बना, हर आयोग बना, वह आयोग सिर्फ सीमित रह गया। मैं चाहूँगा इस मंडल से जब इस तरह के कार्यक्रम हो तो प्रतिनिधित्व मंडल मिले, जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व करते हैं मिजो भाषा का, उन्हें मिले, जो चकमा भाषा बोल रहे हैं, जो माड़ा भाषा बोल रहे हैं, जो
जो लाए भाषा बोल रहे हैं उनका प्रतिनिधित्व मिले। मैं इन चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं स्नातकोत्तर के रूप में प्रोफेसर कृष्णमोहन झा सर, हाँ डॉक्टर अजय बनाई है, उनका स्वागत है। और मैं कैथी मैम को आमंत्रित करना चाहता हूँ। डॉक्टर कैथी मैम। सभी विद्वान गण और यहाँ पर उपस्थित सभी अतिथिगण, शोधार्थी और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज इस शुभ अवसर पर मुझे यहाँ कुछ कहने का अवसर ये केंद्रीय विधि संस्थान अगरा और मिजोरम विश्वविद्यालय हिंदी विभाग एवं हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज आइजोल ने मुझे यहाँ पर कुछ कहने का अवसर दिया। इसके लिए मैं संयोजककर्ताओं का मैं धन्यवाद देना चाहूँगी और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगी। आज मैं कोलसीब से आई हूँ। कुछ पारिवारिक प्रॉब्लम्स के कारण मैं कोलसीब गई हुई थी। इस कारण मैं कल भी यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई। इसके लिए मैं खेद व्यक्त करना चाहूँगी। आप सभी से मिलने की बहुत उत्सुकता के बावजूद मैं यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई और आज भी थोड़ी लेट होने के कारण मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। और यहाँ पर हमारा जो पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति, चुनौतियाँ एवं संभावनाएं जो है उस विषय पर मैं आज यहाँ पर मिजोरम में जो हिंदी है उसमें जो जो चुनौतियाँ हैं और जो जो संभावनाएं हैं उसको प्रस्तुत करना चाहूँगी। मैं समय ज़्यादा नहीं लूँगी। मैं पढ़ के अपना प्रस्तुतिकरण करूँगी। मिजोरम भारत का 23वां राज्य, जिसे पहाड़ी लोगों की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। मी का मतलब होता है लोग और जो का मतलब होता है पहाड़ और रम का मतलब होता है भूमि। इस तरह से मिजोरम पहाड़ी लोगों की भूमि या पहाड़ी जनता की भूमि भी कह सकते हैं, उसके रूप में भी जाना जाता है। पूर्वोत्तर भारत का अत्यंत खूबसूरत पहाड़ी इलाका है मिजोरम। ये म्यांमार और बांग्लादेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। इस कारण भारत के राज्यों में मिजोरम का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गई है। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर मिजोरम में ही है। मिजोरम प्रगतिशील एवं शांतिपूर्ण प्रदेश होने के कारण सामाजिक रूप से जागरूक आबादी बन गई है, जो नागरिक अनुशासन और लैंगिक समानता में देश का नेतृत्व करती है। मिजोरम में हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर सिविक सेंस, जिसको हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है। आप सबने देखा होगा हमारी ट्रैफिक रूल्स वगैरह भी। तो नागरिक अनुशासन और लैंगिक समानता यहाँ पर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसमें समानता यहाँ पर सबसे अधिक भारत में देखी जाती है। कुछ कुछ मामलों में स्त्री विमर्श जो है वो हमारा टॉपिक नहीं है, फिर भी यहाँ पर लैंगिक समानता जो है वो उसमें
देश का नेतृत्व मिजोरम करती है। मिजोरम पूर्णतः हिंदीतर क्षेत्र होने के कारण ग्रहण योग्यता को लेकर समस्या आती है। शुद्ध हिंदी बोलने के दबाव से मिजो के लोग सार्वजनिक मंच पर हिंदी बोलने में कतराते हैं। यहाँ जिन भाषा परिवार तिब्बत बर्मी परिवार की भाषाएं प्रचलित है, उनमें से हिंदी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। मिजोरम में हम लोग देवनागरी लिपि को भूत के अक्षर के नाम से जानते हैं। हर लोग बच्चे इसलिए हिंदी पढ़ने से डरते हैं क्योंकि जो देवनागरी लिपि है उसको रमपुआई ऐसे बोलते हैं, मतलब भूत के अक्षर के नाम से जाने जाते हैं। तो इस कारण बच्चे लोग हिंदी की जो देवनागरी है उससे, मतलब कहने का यही मेरा अभिप्राय है कि हिंदी का हमारी भाषा से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। संबंध हम लोग खोजते हैं, बहुत खोजते हैं, लेकिन बहुत कम है, बहुत ही कम है मिजो भाषा और हिंदी में। कुछ नहीं है ये नहीं कह सकते, लेकिन बहुत ही कम है। फिर भी भाषाई कठिनाइयों को एक तरफ रखते हुए मिजोरम के हिंदी प्रेमियों ने हिंदी प्रचार प्रसार कार्य का जो बीड़ा उठाया है वे सराहनीय है। मिजोरम में हिंदी का प्रचार प्रसार, अध्ययन, अध्यापन तथा साहित्य लेखन का कार्य तीव्र गति से हो रहा है। यहाँ के हिंदी प्रेमी समर्पण भाव से हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं। हम सब जानते हैं कि जो भाषा है वो भावों की वाहिका है और भावों की एकता ही राष्ट्र निर्माण का प्राण है। अतः भाषा राष्ट्रोन्नति के लिए स्वतः सिद्ध हो जाती है। जहाँ मातृभाषा का संबंध मनुष्य की व्यक्तिगत उन्नति से है, वही राष्ट्रभाषा का संबंध राष्ट्र उन्नति से है। भारत में हिंदी आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी राष्ट्र एकता की सूत्र को जोड़ने में सफल रही है। हिंदी भारत की संपर्क भाषा है। ये राष्ट्र स्तर पर होने वाले आदान प्रदान का माध्यम है। अतः मिजोरम में भी इसका विकास हो रहा है। भारत के राष्ट्र एकीकरण में भाषाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राष्ट्र एकता तथा अखंडता के लिए राष्ट्र में राष्ट्रभाषा का होना अति आवश्यक है। किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश की प्रादेशिक भाषा और बोलियों को आपस में समेटकर लोगों के बीच सेतु का काम करती है। ये परस्पर सद्भाव एवं प्रेम कायम करती है। वस्तुतः सब के मध्य संवेदात्मक सद्भाव स्थापित करने में हिंदी पूर्णतः सक्षम है। भारत में ये काम केवल हिंदी से ही संभव है, क्योंकि देश के हर प्रांत के लोगों के लिए ये सुबोध और सरल है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में हिंदी का प्रचार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाषा जोड़ती है, तोड़ती नहीं है। भाषा के आधार पर ही हमारे राज्यों का विभाजन हुआ है। हमारे इन सब राज्यों की अपनी अपनी भाषा है, उनका भी विकास होना आवश्यक है। जैसे कि मिजोरम में हमारी मातृभाषा प्रादेशिक भाषा तो मिजो है, तो राष्ट्रभाषा के विकास के साथ साथ मिजो भाषा का भी या पूर्वोत्तर भारत की जितनी भी प्रादेशिक भाषा है उनका विकास भी बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जब तक प्रादेशिक भाषा पूर्णतः विकसित नहीं होगी तब तक राष्ट्रभाषा का विकास संभव नहीं हो सकता है। ये हमारे प्रादेशिक भाषा जब तक विकसित नहीं होगा तब तक राष्ट्रभाषा हिंदी का विकास भी एक तरह से संभव नहीं हो सकता। दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों में घनिष्ठ संबंध है। इसके आपसी संबंध से ही भावात्मक एकता एवं राष्ट्र सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। अतः राष्ट्र एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए मिजो भाषा एवं राष्ट्रभाषा हिंदी दोनों का विकास अत्यंत आवश्यक है। मिजोरम में हिंदी के प्रचार प्रसार में आने वाली जो चुनौतियां एवं संभावनाएं हैं उसको मैं कुछ बिंदु में प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और उसमें पहला जो बिंदु है
वो है हिंदी के प्रति मिजो लोगों की जो मानसिकता है। मिजोरम में हिंदी का उद्भव जो है वो 1950 के लगभग माना जाता है। मिजोरम में 1960 से 1966 मतलब 6 साल के बीच कुछ ऐसे राजनीतिक कारण उत्पन्न हो गए थे जिससे हिंदी के विकास में ठहराव या यूं कहे रुकावट आया। भारत सरकार और मिजोरम सरकार के बीच अलगाववादी स्थिति पैदा हो गए थे। हिंदी के प्रति लोगों की जो नकारात्मक दृष्टिकोण जो है वो भाषा से नहीं थे, राजनीतिक से था। और केंद्र सरकार द्वारा मिजोरम को आतंकवादी प्रदेश घोषित किया गया। इसका ऐतिहासिक सत्य यही था कि तत्कालीन मिजोरम असम राज्य का एक जिला मात्र था और उस समय माओताम, जिसे माओताम का मतलब होता है जब बांस में फूल खिलने से जब बांस फल देने लगता है तो उन बांस के फूलों को चूहे जो है वो फल जो बांस के जो फल होता है उनको चूहे खाते हैं और चूहों की संख्या में काफी वृद्धि होने लगता है। तो असंख्य चूहे खेतों में घुसकर अनाज को नष्ट करने लगता है। उसके बाद तत्पश्चात अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसको मिजो में माओताम बोलते हैं। माओताम मतलब होता है अकाल पड़ जाता है सब। तो उसके कारण मिजोरम के अधिकारी, जब सरकारी अधिकारी असम सरकार से मदद मांगने के लिए गए तो उनके साथ असम सरकार ने कुछ अच्छा मतलब जो हमें आशा थी वो व्यवहार नहीं मिला। मिजोरम में अकाल से पीड़ित जनता भूख से बेहाल थे। ऐसी स्थिति में मिजो के लोग अपने आप को भारत सरकार द्वारा उपेक्षित महसूस होने लगे। इस ऐतिहासिक घटना ने मिजो लोगों के मन में मिजोरम प्रदेश को भारत से पृथक स्वतंत्र देश बनाने की इच्छा जो है वो जागृत हुई। इसी मानसिकता के चलते अलगाववादी स्थिति पैदा हो गई। भारत सरकार द्वारा कई सुरक्षा कर्मियों को मिजोरम भेजे गए। उन सुरक्षा कर्मियों के द्वारा मिजोरम के कई गांवों को खदेड़कर एक गांव में एकत्रित किया गया, जिसे मिजो भाषा में खोखोम कहा जाता है। मतलब खोखोम में छोटे छोटे जो गांव होते हैं उसको एकत्रित करके एक गांव में बनाया जाता है। मिजो लोगों को अपने गांव छोड़कर दूसरे गांवों में रहने को मजबूर किया गया। कई गांवों को जलाया गया। सुरक्षा कर्मियों द्वारा कई बहु बेटियों की इज्जत लूटी गई। कई बेगुनाह लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इन्हीं वजहों से अधिकांश भारतीय सुरक्षा कर्मियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाली भाषा जो हिंदी है उसके प्रति मिजो लोगों में आक्रोश उत्पन्न होना स्वाभाविक था। अतः तत्कालीन मिजो लोगों की हिंदी के प्रति जो मानसिकता है उसे आज भी बदलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। आज भी हिंदी के प्रति रुझान न होने के कारण मिजोरम में हिंदी शिक्षण एवं हिंदी का प्रचार प्रसार एक चुनौती बन गई है। सन 1987 को जब भारत सरकार और मिजोरम सरकार के बीच समझौता हुई और मिजोरम स्वतंत्र पूर्ण राज्य बन गया, तब भारत सरकार ने मिजोरम राज्य को प्रगति पर अग्रसर कराने के लिए सार्थक कदम उठाए। समय के साथ सरकारी कर्मचारियों के दूसरे राज्यों से आगमन, सैनिकों का आगमन और व्यापार की बढ़ोतरी हेतु अन्य राज्यों के साथ संपर्क होने के चलते ही हिंदी का वातावरण मिजोरम में बढ़ता गया। पिछले 30 वर्षों की अवधि के दौरान मिजोरम ने हिंदी के प्रचार प्रसार में एक भरा पूरा काल गुजारा है। थोड़े ही समय में मिजोरम में हिंदी का प्रचार प्रसार काफी तेजी से हुआ है। इस प्रांत में अनुमानतः हिंदी के प्रति लोगों की निष्ठा में काफी अभिवृद्धि हुई है। फिर भी हिंदीतर भाषी के रूप में इस क्षेत्र में हिंदी को पर्याप्त मजबूती मिलनी अभी बाकी है और मिजो हिंदी प्रेमियों के समक्ष चुनौतियां हैं। मिजो लोगों को हिंदी सीखने में काफी परिश्रम करना पड़ता है, जैसे मैंने कहा, क्योंकि इनकी मूल भाषा से दूर दूर तक
हिंदी का कोई संबंध नहीं है। फिर भी सारी भाषाई कठिनाइयों को एक तरफ रखते हुए मिजोरम के हिंदी प्रेमियों ने हिंदी में लेखन एवं अध्यापन कार्य करने का जो बीड़ा उठाए हुए काबिले तारीफ है। जैसे श्री आर जगैया, श्री वी एल काका, श्री सी कामलवा पद्मश्री, श्री सलेथमा, डॉक्टर बी आर रावते, डॉक्टर ललरंपना, श्री वानलोवा, प्रोफेसर सी ई जीनी, डॉक्टर लुइस हाउहार्ट, डॉक्टर देन किमी एंड डॉक्टर जोंग खनमोई। और अभी जो नए जो लेखक हैं उनमें जैसे कि जेनी मलसोंदोंग किमी, जेनी ललिंगियानी, ये सब ने ये सब हमारे हिंदी साहित्यकार हैं जिन्होंने हिंदी के क्षेत्र में मिजोरम का नाम रोशन किया है। प्रोफेसर सी ई जीनी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी अध्यापन के क्षेत्र में अपनी ख्याति अर्जित कर चुकी है। इतना ही नहीं, कई मिजो विद्यार्थियों ने पीएचडी उपाधि प्राप्त कर चुकी है। मिजोरम के हिंदी प्रेमियों ने हिंदी में मौलिक लेखन और आदान प्रदान के क्षेत्र में लेखन का जो बीड़ा उठाया वे प्रशंसनीय है। लेकिन इन सब के बावजूद हिंदी लेखकों के सामने आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं या चुनौतियां हैं उसे दूर करने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और समाज के लोगों को मिलकर काम करना होगा। क्योंकि मिजोरम जैसे क्षेत्रों में जहां हिंदी बोलने वालों, जानने वालों की संख्या नगण्य है, हिंदी का प्रचार प्रसार करने में काफी चुनौतियां व दिक्कतें आएंगे। केंद्र एवं राज्य सरकार को चाहिए कि मिजोरम जैसे प्रदेश में हिंदी को कामकाजी भाषा बनाने के लिए ठोस योजना हेतु भविष्य में विचारार्थ कुछ बिंदु निम्नलिखित है। नंबर 1, हिंदी के अधिक से अधिक रोजगार सृजन किया जाए। और नंबर 2 है हिंदी में काम करने वाले अध्यापन करने वालों को प्रोत्साहन और राष्ट्र सम्मान आदि प्रदान करें। नंबर 3, मिजोरम के अंतर्गत तथा मिजोरम व हिंदी भाषी राज्यों में जाकर हिंदी विषय में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विशेष आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। जैसे कि मैं जहाँ पर पढ़ी हूँ वनस्थली विद्यापीठ, उसमें भी पीएचडी स्कॉलर है और जैसे उच्च शिक्षा हिंदी में जो प्राप्त करने के लिए बाहर जाते हैं उनको भी, या मिजोरम विश्वविद्यालय में जो हिंदी विभाग है उसको प्रोत्साहित करने के लिए, जैसे कि हमारे एमए स्टूडेंट है, पीएचडी जो स्कॉलर है मिजो, उनको सरकार की तरफ से कुछ प्रोत्साहित करने के लिए कुछ आर्थिक सहायता या कुछ इस तरह से कुछ प्रावधान हो तो और भी हिंदी में मतलब हिंदी का उज्जवल भविष्य होने की संभावना महसूस करती हूँ मैं। क्योंकि कुछ बच्चे आर्थिक तंगी के कारण भी ये सब जो है करने में असमर्थ रहते हैं। उन सब को देखकर मुझे ऐसे लगता है कि सरकार को कुछ ऐसे प्रावधान रखा जाए कि इन सब जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनको कुछ प्रोत्साहित किया जाए। और अगला है हिंदी के उत्थान, विकास, प्रचार प्रसार हेतु केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को पर्याप्त निधि उपलब्ध कराएं। मिजोरम केंद्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में योग्यता प्राप्त मिजो विद्यार्थियों एवं बुद्धिजीवियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की जाए। मिजोरम विश्वविद्यालय की हिंदी विभाग में जिसका नेट क्वालिफाइड ना हो उन्हें पीएचडी करने की व्यवस्था केंद्र और सरकार द्वारा किया जाए। क्योंकि मिजो स्टूडेंट के लिए नेट जो है उसको पार करना बहुत ही एक तरह से बहुत ऊंची पहाड़ पर चढ़ने के बराबर है। जो पीएचडी करने की हिम्मत मिजो विद्यार्थी कर रहे हैं उनको यदि केंद्र सरकार या मिजोरम सरकार के द्वारा जिनका नेट क्वालिफाइड ना हो उनको भी यदि कुछ प्रावधान हो तो मिजो लोगों में पीएचडी करने वाले मतलब शोध करने वाले
की संख्या में वृद्धि होगी। और मेरे ख्याल से इस साल भी बहुत लोग नेट क्वालिफाइड नहीं होने के कारण, क्योंकि अभी यूजीसी रूल्स बन गई है, तो लेकिन जो हिंदीतर भाषी प्रदेश है, विशेष रूप से मिजोरम जैसे प्रदेश है, जैसे असम है, उन सब की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मिजोरम जैसे प्रदेश, हिंदीतर प्रदेश, जहाँ पर हिंदी जानने वाले नगण्य के समान है, वहाँ पर तो ऐसी प्रावधान रखा जाए। ये मैं मतलब कुछ विचार के लिए कुछ बिंदु मैंने इसमें रखा है। और प्राथमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में हिंदी पदों का सर्जन किया जाए। जैसे कि अभी माध्यमिक विद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है, उच्च विद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन 11th-12th में नहीं है, प्राइमरी में भी नहीं है, और कॉलेज में है। 11th-12th में हिंदी नहीं है, कॉलेज में है, और यूनिवर्सिटी मतलब विश्वविद्यालय में भी। तो ये भी एक तरह से विचारार्थ बिंदु के रूप में मैं प्रस्तुत करना चाहूँगी कि प्राइमरी स्कूल में नहीं है और हायर में हिंदी नहीं है और कॉलेज में है। अजीब सी मतलब हिंदी के प्रति मतलब व्यवस्था है। इस पर विचार हम लोग आज करें तो बहुत ये जो सेमिनार है वो सफल होंगे मेरे ख्याल से, इन सब चीज़ों पर यदि हम लोग विचार करेंगे तो। फिर वर्तमान समय में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजना CSS के अंतर्गत जिन अध्यापकों की नियुक्ति हुई है उनकी स्थिति सुनिश्चित किया जाए। CSS के अंदर 20-25 साल तक CSS के अंदर काम कर रहे हिंदी अध्यापकों की संख्या काफ़ी है और उनकी स्थिति जो है वो बिल्कुल दौरे है। कभी उनको काम से निकाल दिया जाता है, कभी उनको फिर ले लिया जाता है। इतना अनिश्चितता में अध्यापक, हिंदी अध्यापक रहेंगे तो मेरे ख्याल से हिंदी की स्थिति सुधारना मतलब बहुत बड़ी चुनौती है। और मिजोरम के हर जिले में राज्य सरकार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक एक हिंदी माध्यम स्कूल जिसमें CBSE कोर्स पढ़ाया जाए उसकी व्यवस्था करने से हिंदी की उज्जवल भविष्य की संभावना महसूस करती हूँ मैं। और कक्षा 9 और 10 में हिंदी विषय को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाया जाए, क्योंकि अभी 9 और 10 में हिंदी तो है लेकिन सिर्फ स्पोकन इस टाइप से मतलब चला रहे हैं। मिजोरम में हिंदी के प्रचार प्रसार कार्य में लगे और सरकारी संस्थानों का पुनः निरीक्षण किया जाए। जैसे मिजोरम में कुछ गैर सरकारी जो ये प्रचार प्रसार केंद्र है उनका पुनः निरीक्षण किया जाए। हिंदी भाषियों की मानसिकता में काफ़ी बदलाव हिंदी के विकास के लिए अक्सर संकेत है। जैसे हमारे विश्वविद्यालय में जितने हमारे गुरुजन हैं ये लोग भी अभी सप्ताहपूर्व हमने मनाया, उसमें भी हम सबको जैसे हमें विश किया मिजो लैंग्वेज में सप्ताहपूर्व सिबाई करके हम मेरे को विश किया। तो मुझे एक तरह से अपनत्व उत्पन्न होना मतलब उसमें क्या है, स्वाभाविक है। मेरी भाषा में, मेरी मातृभाषा में ये नहीं कि सब्चारपुर की हार्दिक शुभकामना ऐसे ना करके सब्चारपुर सिबाई ले ऐसे करके मेरे अपनी मातृभाषा में विश किया। उससे अपना मतलब जो ये एक एग्जाम्पल के रूप में मैंने लिया है। तो हिंदी भाषियों की जो मानसिकता है उसमें काफ़ी बदलाव आया है, क्योंकि पहले तो हिंदी भाषी लोग जो मिजोरम में काम करने आते थे, मिजो लोगों से उनका कुछ घुल मिलना मतलब वो नहीं है। और अभी तो जैसे हम लोग शादी में बुलाते सभी आते हैं, सभी हम लोग घुल मिलकर सब कुछ करते हैं। तो ये जो मानसिकता है वो बहुत हिंदी के उज्जवल भविष्य के बहुत अच्छा संकेत महसूस करती हूँ। और हिंदी के प्रकाशक जो है, प्रकाशकों की जो मानसिकता है उसमें बदलाव से भी मिजोरम में हिंदी की उज्जवल भविष्य की संभावना महसूस करती हूँ मैं। क्योंकि
जैसे कि हम भी कुछ प्रकाशन के लिए हम लोग भेजते, एक बार मैंने भेजा, प्रकाशित ही नहीं हुआ। अगर हिंदी भाषी और हिंदीतर भाषी लोगों का एक ही तोला में तोला जाए तो हमारी भाषाओं में बहुत ही त्रुटियां होंगे, बहुत ही त्रुटियां होंगे। एक ही उसमें तोला जाए तो वो, लेकिन कुछ उसमें मेरा प्रकाशित हो, लेकिन कुछ उसमें प्रकाशित नहीं हो। मतलब ये जो है बहुत मेरी ये हिंदी ट्रेनिंग कॉलेज वाले हैं और हम गवर्नमेंट जो कॉलेज वाले हैं, सब ने ये जो प्रॉब्लम है वो फेस किया है। प्रकाशित करवाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो प्रकाशक की जो मानसिकता है उसकी बदलाव कभी मिजोरम में हिंदी के उज्जवल भविष्य की संभावना है। और मिजोरम में जैसे जैसे संचार और परिवहन का विकास होगा वैसे वैसे हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ेगा। अभी साईराम रेल स्टेशन के खुलने के बाद हिंदी में क्या कहूँ, भयंकर हिंदी का विकास हुआ है, भयंकर। क्योंकि साईराम की हर ये सुमो ड्राइवर और ये टैक्सी ड्राइवर को मजबूरन हिंदी बोलना पड़ रहा है। रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साईराम में हिंदी स्पोकन हिंदी क्लास खोलने के लिए रिक्वेस्ट भी मतलब हमें मिल रहा है। इस तरह से हिंदी का जो विकास है और हिंदी का उज्जवल जो भविष्य के लिए मिजोरम में संचार और परिवहन का विकास जो है वो बहुत ही जरूरी है। और ये क्या है, पर्यटन उद्योग के और भी अधिक विकास से हिंदी और मिजो दोनों भाषाओं का पर्याप्त विकास होगा। अभी मैंने सुना है कि ये साईराम रेल स्टेशन के खुलने के बाद पर्यटन लोगों की संख्या मिजोरम में अक्टूबर से दिसंबर के बीच में 9 लाख ऐसे थे। तो वो सब लोग जहाँ ठहरे हैं, होम स्टे हो या होटल हो कहीं भी हो, उनको मजबूरन हिंदी बोलना पड़ रहा है। और वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, चर्च गए और कहीं गए, सब जितने भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ के लोगों को हिंदी बोलना पड़ रहा है। तो हिंदी की जो विकास है उसमें पर्यटन उद्योग के अधिक विकास और ये संचार और परिवहन का जो विकास है उसमें हिंदी की भविष्य जो है वो उज्ज्वल मतलब बना रहे हैं और बनाने की हमें उम्मीद भी है। और अधिक से अधिक संख्या में केंद्र कार्यालयों की स्थापना से भी हिंदी की दिशा उज्ज्वल होने की संभावना है। और मिजो के लोग धीरे धीरे राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ने लगे थे। अतः केंद्र सरकार अपनी नई नवीन योजनाओं से मिजोरम सरकार की सहायता कर सकती है, जैसा कि मिजो बौद्धिक वर्ग की भी अपेक्षा है। भाषिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान में हिंदी ने मिजोरम में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, जो आगे चलकर और ठोस रूप ले सकती है। हिंदी राष्ट्रीय एकता की संवाहिका है। मिजोरम में राष्ट्रीय एकता को मजबूती से स्थापना के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार और उन्नयन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। और इसी के साथ में निष्कर्षतः मिजोरम में हिंदी शिक्षा तथा राजभाषा हिंदी का विकास एवं प्रचार प्रसार की दिशा में एक शुभ लक्षण है। सरकारी एवं गैर सरकारी स्तर पर किए जा रहे प्रयास राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में सराहनीय भूमिका अदा कर रहे हैं। मिजोरम हिंदी प्रशिक्षण महाविद्यालय अपनी नई योजनाओं को लेकर हिंदी अध्यापन में अग्रसर है। हिंदी विभाग मिजोरम विश्वविद्यालय एवं गवर्नमेंट हाई कॉलेज मिजोरम में हिंदी के विकास एवं उन्नयन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। हिंदी की स्वैच्छिक संस्थाएं हिंदी के प्रसार प्रसार में पुरजोर प्रयास कर रही है। सर्वाधिक स्थानों पर हिंदी के परिवेश में बढ़ोतरी हुई है। अतः कई चुनौतियों के बावजूद थोड़ा और प्रयास से मिजोरम में हिंदी का भविष्य उज्जवल होने की संभावना है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करूंगी। जय मिजो, जय हिंदी, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब
अगले वक्ता के मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर कृष्णानंद जाते हैं, इन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। सर आप नमस्कार अध्यक्ष महोदय, हमारे साथ वक्तागण, हमारे अलग अलग विश्वविद्यालयों से आए हुए हमारे मित्र और यहाँ के सुषमा जी, अमिश, संजय जी और बाकी मौजूद जो विद्यार्थी। अभी आपने डॉक्टर कैथी का बड़ा सुचिंतित और विस्तृत वक्तव्य सुना। कई बातें उन्होंने वो भी कही जो शायद मैं भी आगे कहता। बहुत विस्तार से बहुत अच्छी बातें उन्होंने बताई, बहुत ऐसी बातें जिसे हम अक्सर टाल जाते हैं या उस पर ध्यान नहीं जाता क्योंकि वो इनसाइडर हैं, यहाँ की हैं, उनका अनुभव है। मैं जो यहाँ कुछ दो चार बातें आपके सामने रखूँगा, आपसे साझा करूँगा, वह सिर्फ मिजोरम के संदर्भ में नहीं है, उत्तर पूर्व के संदर्भ में है जिस पर कि यह सेमिनार केंद्रित है। तो पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति, जब यह टाइटल हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो यह मुझे यहाँ तक जो भी हम अध्यापक हैं जब ध्यान देंगे तो यह एक परियोजना जैसी चीज रखती है। यह कोई योजना है, परियोजना है, क्योंकि इस तरह का वाक्यांश पद हम यह नहीं पढ़ते कि उत्तर प्रदेश में बांग्ला की स्थिति या बिहार में असमीज की या मिजो की या दूसरी भाषा की स्थिति। हम पढ़ रहे हैं, विचार कर रहे हैं पूर्वोत्तर भारत में हिंदी की स्थिति। लेकिन उससे पहले मैं फिर से लौटूंगा बातचीत के क्रम में, ये कि जब हम कहते हैं हिंदी तो क्या एक ही तरह की हिंदी है? अमूमन तो यही होता है कि हाँ ये हिंदी है, यहाँ हिंदी के विद्यार्थी हैं। इस पर आप सोचिएगा और वो सोचने के लिए ही मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ कि जब हम हिंदी कहते हैं तो कम से कम 5-6 तरह की हिंदियाँ होती हैं। कल कुछ संदर्भ आया भी था। एक तो हिंदी वो है जो सेना बोलती है हमारी हर जगह, और उस सेना की जो हिंदी है उस सेना में सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश या राजस्थान या मध्य प्रदेश या पंजाब के लोग नहीं होते। दक्षिण के जो होते हैं सेना में, वो भी तमिलनाडु के भी, वो भी वही हिंदी बोलते हैं। रेलवे में आगे जाके आप देखेंगे, सुनेंगे, पाएंगे। तो एक वो हिंदी है। और सेना से हमारा क्या संबंध है, किस तरह का संबंध हमारे सिविलियन का बनता है, यह कल आपने बात अखिलेश जी आपने की भी। और हम सब जानते हैं कि एक तरह का तनाव का संबंध प्राय रहता है, या तो उदासीनता का, अगर सब कुछ अच्छा है तो उदासीनता का, या नहीं तो जो सिविलियन है, सामान्य लोग हैं, उनके साथ एक हल्के से तनाव का संबंध रहता ही है। क्योंकि वो पावर को, नियंत्रण को वो संकेतित करता है, वो नियंत्रित करता है हमें। वह किसी की मशीनरी है, स्टेट का वो एक औजार है राज्य का। तो एक हिंदी तो सेना की हुई, जिसे आजकल भले ही कुछ वर्षों में, और कितनी सौभाग्य की बात है कि नॉर्थ ईस्ट में अगर हम इनके यहाँ छोड़ने सिंह साहब के यहाँ, मणिपुर के यहाँ, तो बाकी जगह उसकी कोई खास भूमिका हमारे सामान्य जीवन में नहीं है, सरहदों को छोड़कर, बॉर्डर को छोड़कर हमें नियंत्रित और संचालित करने में। एक तो वो हिंदी है। दूसरी हिंदी राजनीति की है, जिसमें राजनीति लोग करते हैं, देश में राजनीति होती है, उसकी हिंदी है, जो भाषा को हमेशा अर्थहीन करने में लगी रहती है। एक वो हिंदी है। तीसरी हिंदी बाजार की हिंदी है, और इस बाजार में भी 2 खंड करने पड़ेंगे कम से कम। एक वह जो हम बाजार में जाते हैं, भैया चाय देना,
या ये फूल कितने का है, या एक साबुन चाहिए, चॉकलेट कितने का है, जो हम छोटे अपने काम के लिए करते हैं, रोजमर्रा के जीवन, डे टू डे का जीवन की जो जरूरतें होती है, वो बाजार। एक वह बाजार जो फिर हमें नियंत्रित करता है, जिसमें आमिर खान का और कैंपा क्या ठंडा मतलब कैंपा कोला, जो हर तरह से हमारे बोध को, हमारे वेशभूषा को, हमारे रहन सहन को पूरा एक पैकेज है। एक बाजार वो है जो बहुत शक्तिशाली है, बहुत पावरफुल है, जो हमें नियंत्रित करता है। एक उसकी हिंदी है, और साहित्य की तो हिंदी है कि जो हम अपने विश्वविद्यालयों में बाकी कवि, उपन्यास, कहानी, कविता जो हम पढ़ते हैं, उसकी हिंदी है। और एक राज्य की हिंदी है, जिसे हम राजभाषा हिंदी कहते हैं। तो जो साहित्य की हिंदी है, जो विश्वविद्यालयों की हिंदी है, वो हर सारी भाषा चाहती कि लोग उसे पढ़ें या साहित्य को पढ़ा जाए, लेकिन उसकी कोई परियोजना नहीं है कि उसकी और संख्या बढ़ा देनी है, लोगों को जबरदस्ती खींच कर लाना है, या जबरदस्ती नहीं करना, तो वो शब्द मैं वापस लेता हूँ, खींच कर लाना है। साहित्य का एक उपन्यास आप पढ़ते हैं, आनंद लीजिए, उसको उसकी संख्या से लेखक को लेना देना नहीं है। आपको अच्छा लगता है अपनी भाषा में अनुवाद कीजिए, हिंदी से अपनी भाषा में, मिजो में, बांग्ला में, असमीज में, और परस्पर यह अनुवाद। तो यह उसका कार्यभार है, उसकी आकांक्षा नहीं है प्रसार की, उस रूप में क्षेत्र का प्रसार, पढ़े लोग, संख्या बिके, लेकिन उसका क्षेत्र का विस्तार हो, यह साहित्य का स्वप्न नहीं है। वो राजभाषा का है, राज्य की भाषा का है। और जो मैंने शुरू में कहा था कि यह एक परियोजना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी राजभाषा है, और शुरू में तो 15 वर्ष तक के लिए अंग्रेजी की गई थी कि जब तक देश के सब लोग हिंदी न सीख लें तब तक अंग्रेजी में, और यह सिलसिला चल रहा है। तो यह है कि कैसे देश की जो कामकाज की भाषा है एक होनी चाहिए, और कैसे उसे संभव किया जाए। और आपने देखा, आप पढ़ रहे हैं कि ये केंद्रीय हिंदी संस्थान के और हिंदी विभाग के तत्वावधान में, तो अब इस संदर्भ में, जैसे नॉर्थ ईस्ट में रहते हुए हम सब जानते हैं कि, और नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं पूरे देश में जो संपर्क भाषा है, लिंग्वा फ्रैंका है, वो हिंदी हो चुकी है, और उसे किसी कागज पर होना नहीं। संपर्क भाषा का मतलब ही कि हम आपस में काम करने वाले, जीवन जीने वाले, और ये मुझे बीच में जब पानी पीने की जरूरत पड़ती है तो, और मैं जब पिछले 27 साल से 28 साल से नॉर्थ ईस्ट में हूँ, तो मैं ये देख रहा हूँ कि नहीं, ठीक है, यहाँ की तो पहले से ही जो लोगों की संपर्क भाषा है, एक दूसरे से बात करने की भाषा है, वो हिंदी ही है। और यह कोई खास प्रेफरेंस की वजह से नहीं है, बल्कि हिंदी के प्रति जो आग्रह दुराग्रह है, जिसकी ओर डॉक्टर कैथी मैन ने संकेत भी किया, इसके बावजूद जो है हिंदी में लोग बातचीत करते हैं। और बहुत दिलचस्प बात यह है, और आपने सबने इसे देखा होगा, कि जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, जो या तो मिजो हैं, या बंगाली हैं, या असमीज हैं, या काकबरोक जिनकी भाषा है, वो भी आपस में, जैसे मैं अपने विश्वविद्यालय में देखता हूँ, या अपने शहर में देखता हूँ, या कभी शिलांग में भी देखता हूँ जहाँ जाता हूँ, तो आपस में वो हिंदी में ही बात करते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट में वो लिंग्वा फ्रैंका होने के अतिरिक्त वह मॉडर्निटी की भी एक भाषा है, आधुनिकता की भी भाषा है। आधुनिकता का यह मतलब कि जिस भाषा में हम व्यवहार करते हैं, या तो एक दूसरी चीज भी है कि दूसरी भाषा से हम दूसरे भाषी नागरिक से हम किस भाषा में बात करें। मैं इस ट्राइब का हूँ, आप उस ट्राइब के हैं। अंग्रेजी में तो हमेशा बात करना संभव है नहीं, कर नहीं सकते ना, उतना कंफर्टेबल आप हो सकते हैं, वह एक फॉर्मल भाषा है। तो एक तो वो हमारी सीमा है कि अपने ट्राइब से बाहर निकलकर, अपनी भाषा से बाहर निकलकर हम
दूसरे से जो नॉर्थ ईस्ट में बात करेंगे वह हिंदी ही होती है। एक ये चीज है। मैं असम के संदर्भ में, या मैं काछार में रहता हूँ, उसके संदर्भ में बताता हूँ। जैसे पूरे भारत में यह अंडरस्टैंडिंग है, यह समझ है, और वह ठीक ही है कि हिंदी भाई केंद्र की भाषा है, और उससे सत्ता के रूप में देखिए तो सेंटर वर्सेस पेरिफेरी, केंद्र और हाशिए की जो भाषा है, तो उसके बीच में एक तनाव है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, जिसमें मेरी भी मातृभाषा मैथिली भी शामिल है, जो उत्तर बिहार की भाषा है। तो एक तनाव तो रहता है और है। मैंने कहा कछार के संदर्भ में यह बात मैं आपसे साझा कर रहा हूं कि वहां जो मणिपुरी है वो बंगालियों से भी कई बार जो बात करते हैं, तब जबकि वो वहीं के रहने वाले हैं, लेकिन वो सलेटी में बात नहीं करते, बांग्ला में बात नहीं करते, वो हिंदी में बात करते हैं। क्यों बात करते हैं वो हमेश? वो जो स्थानीय वर्चस्व है, उस वर्चस्व को निगेट करने के लिए, यह बताने के लिए कि तुम्हारी दी हुई भाषा में मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो मेजॉरिटी की भाषा है वहां स्थानीय स्तर पर, वह मेजॉरिटी की भाषा है, और तुम्हारा आधिपत्य मुझे स्वीकार नहीं, या संकेत देने के लिए आप जिसे राष्ट्रीय स्तर पर आधिपत्य की भाषा समझ रहे हैं, मेजॉरिटी की भाषा समझ रहे हैं, उसी का प्रतिकार भी करते हैं। तो जैसा कि कल मैंने निवेदन किया था, भाषा काफी जटिल, काफी मारधाड़, काफी इसमें सत्ता की टकराहट, सत्ता संरचनाएं, हमारी जो सामाजिक सच्चाई है उसकी काफी अनुगूंजें इसमें हैं। तो लेकिन मैं जो अब उसी राजभाषा पर मैं आ रहा हूं कि नॉर्थ ईस्ट में यह समझ बनी रही, और उस समझ में कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं थी कि यह तो केंद्र की भाषा है, सेना की भाषा है, और सेना तो ताकत का इस्तेमाल करती है, तो यह ताकत की भाषा बन गई। लेकिन हिंदी जो है वो सिर्फ ताकत की भाषा तो नहीं है। अब और इतना ही नहीं, उसकी ताकत की भाषा सेना तक ही सीमित नहीं है, यह मेजॉरिटी की भी भाषा है। उस दिन हमारी दोस्त डॉक्टर रेबेका बता रही थी कि लगभग 43% लोग देश में हिंदी बोलते हैं। तो ये 43% बोलने वाले की जो मेजॉरिटी की भाषा है, तो मेजॉरिटी का भी दबाव है। और हम तो अपने देश में हर जगह देखते हैं कि जो एक मेजॉरिटेरियन अप्रोच है, कि चूंकि हमारा संख्या बल ज्यादा है इसलिए हमारा ही चलेगा, और यह मेजॉरिटी खासकर जो उत्तर भारत की मेजॉरिटी है हिंदी की, तो हिंदी के प्रति नॉर्थ ईस्ट या दक्षिण भारत में जो एक रवैया बनता है वह मेजॉरिटी के खिलाफ भी बनता है। वह सिर्फ भाषा का मसला नहीं है, वह मेजॉरिटी का भी मसला बन जाता है। और उत्तर भारत के होने के नाते और कहीं के भी मेजॉरिटी में होने के नाते उस मेजॉरिटी की यह जिम्मेदारी बनती है, उसका दायित्व बनता है कि अपनी ताकत को एकदम मिनिमाइज करे, वह उससे अपनी ताकत निकाल दे, वह प्रेम बन जाए, वह अपने को अपनी शक्ति को इतना कम करे कि प्रेम की भाषा के संदर्भ में नहीं, संबंध में सहिष्णुता का, भाईचारे का, अपनापे का वहां ताकत ना हो। वो इसलिए कि जब ताकत आ जाएगी तब प्रेम हो नहीं सकता, और मेजॉरिटी से ताकत आती है, और जहां ताकत होगी वहां प्रेम हो नहीं सकता। हम सब लोग जिन लोगों ने आकाशदीप कहानी पढ़ी है, उदाहरण एक है, और भी कहीं हो नहीं सकता, ताकत से आप प्रेम पा नहीं सकते। आप जिन लोगों ने पढ़ा है वो तो जानते ही है, जिन लोगों ने नहीं भी सुना है, कबीर का एक दोहा है, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई। जो लोग यहाँ हैं, खाला मतलब मौसी, मां की बहन, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर नाई, शीश उतार भुई धरे, तब घर बैठे वाए। ये मौसी का नहीं, क्या रे मौसी,
ये तो अपना ही घर है, चलो हम सीधे धड़धड़ाते हुए आ गए कि अपना ही तो घर है। नहीं, कबीरदास कहते हैं यह प्रेम का घर है, खाला का ताकत यहाँ नहीं चलेगी। शीश उतार भूई करे माथा, गर्दन उठा काट के रख देना। मतलब ताकत का जो हमारा यह सिंबल है, गर्व का, ताकत का, डोमिनेशन का, उसे खत्म कर देना है और झुककर हमें जाना है, क्योंकि यह प्रेम का है। भाषा का जो संबंध है, जैसे अभी मैंने कहा, यह प्रेम का और बहुत ही तरल है, बहुत आराम से यह दूसरे के जीवन में प्रवेश करता है, लेकिन उसमें वैसी ही तरलता होनी पड़ेगी उस भाषा में, उसमें ताकत नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में मैं देखता हूँ, कल भी उसने वीसी हाँ, ये बहुत सारी चुनौतियां उस तरह की नहीं है, इसका कोई खास प्रतिरोध नहीं है। हालांकि डॉक्टर कैथी ने यह बात बताई कि यहाँ खासकर मिजोरम के संदर्भ में किस तरह का रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उसका कोई खास प्रतिरोध पिछले 15-20 वर्षों में उसका नहीं रहा है। और हम देखते हैं कि बहुत आराम से, बहुत बढ़िया लोग बोलते हैं, उसे अपनाया है। इसलिए उसकी चुनौतियां जो है, जो मैंने कहा चुनौती यही है कि उसमें एक चीज मैं जो और भूल रहा था, हम उत्तर भारत के लोग अपने को ही भारत समझते हैं। अगर मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिए कि हम उत्तर भारत के लोग यहाँ 4-5 हैं। आत्मान्वेषण जरूरी है ना, सेल्फ क्रिटिसिज्म। समहाउ समझते हैं, यह नहीं कि हम बार बार दावा करते हैं कि हम ही भारत के हैं, लेकिन हमारे भाषा में, हमारे अंग संचालन में, हमारे दृढ़ विश्वास में ऐसा लगता है कि हम ही मुख्य हैं। और कई लोगों ने मुझे बताया है, लगता है कि हम ही मुख्य हैं। तो फिर जैसे ही आप मुख्य बन जाते हैं, जैसे यहां कहा जा रहा था मैं मुख्य वक्ता हूं, सब जैसे वक्ता है वैसे मैं भी एक वक्ता हूं, मुख्य कैसे हो गया? जब जैसे ही आप मुख्य बनाते हैं तो गौण भी क्रिएट हो जाता है, गौण भी बन जाता है। तो और हम जानते हैं इतिहास कुछ इस तरह का है हमारे उत्तर भारत का कि लगातार हम तो संघर्ष झेलते रहे, मार पीट खाते रहे, सारे सभ्यता के जो हुए बहुत सारे तो नहीं हुए हैं, सारे इन्वेजन हुए हैं, युद्ध हुए हैं, उसके तमाम ऐतिहासिक कारण हैं। तो उसमें एक तरह का की उग्रता भी है, लेकिन एक राष्ट्र के रूप में और एक बहुत बड़ी आबादी के रूप में हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उग्रता, वह केंद्रीयता का दर्प कि हम ही भारत है, यह हमें छोड़ना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी चुनौती है हिंदी के लिए, क्योंकि हिंदी का वहन कौन कर रहा है? हम ही तो बोल रहे हैं, मैं ही तो बोल रहा हूं। अगर मैं अपने भाषा में, अपने अंग संचालन में, अपने अतिरिक्त आत्मविश्वास से लोगों को डरा रहा हूं या कोई डर रहा है मेरे अनजाने, तो मेरी भाषा, ये मेरे खान पान के प्रति उसका कोई विशेष आकर्षण नहीं होगा, बल्कि विरक्ति ही होगी, बल्कि एक रिएक्शन होगा, प्रतिक्रिया होगी। तो चुनौती, तो मुख्य चुनौती मैं इस चीज को ही मानता हूं। और यह अंतिम बात नहीं है, मेरा मतलब है कि यह अंतिम मैंने सोच नहीं लिया है। सोचने के क्रम में मुझे लगा कि यह एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। आप देखिए ना, वैसे भी हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री तो हमेशा उत्तर भारत से ही होता है, राजधानी भी तो उत्तर भारत में ही केंद्रित है, सारी उसके बहुत सारे तमाम तरह के सुख सुविधाएं या जो भी लाभ है वो हमें मिलते हैं, तो वो तो मिलते ही हैं। तो उस मेजॉरिटी के कारण, उस केंद्रीयता के कारण, उस भाषा को, दक्षिण का क्या, तमिलनाडु का जो है पूरा का पूरा मामला, अभी आपने डॉक्टर कैथी ने कहा कि जो देवनागरी स्क्रिप्ट है उसको देखकर एक उपहास जैसा है ना, ये कि बंदर जैसा, हाँ, भूत और बंदर जैसा तो वो कहते हैं, भूत जैसा, वो कहते हैं पेड़ से लटका हुआ है तमिलनाडु में। तो इस तरह का, तो ये चुनौती जो है इसे इस रूप में ही मैं देखता हूँ। और संभावनाएं तो अपार है, शहर अपनी संभावनाएं तो संभावनाएं इस लिहाज से मैंने कहा अभी कि मॉडर्निटी की भाषा मैंने बताई, जब मैं कह रहा था मॉडर्निटी वही होती है ना, मतलब विद्यार्थियों के संदर्भ में मैं ये कह रहा हूँ, जब हमारा जो कुछ है उससे छोड़कर जब हम आज निकलते हैं, दी हुई चीज जो है उसे छोड़कर निकलते हैं और जो कुछ एक्वायर करते हैं हम,
और एक तरह की विच्छिन्नता जो का तो नहीं कहूँगा, ये थोड़ा कठिन शब्द हो जा रहा है इनके लिए। तो मैंने देखा है कि कई अलग अलग भाषा बोलने वाले विद्यार्थी अपनी यूनिवर्सिटी में देखा है, पता नहीं आप लोगों ने भी देखा होगा कि आपस में जब वो उनके प्रेम का, उनके खिलंदड़ेपन का, उनके रोमांस का, यानी कि उनके बीच में मैं बैठा हुआ हूँ, आप अध्यापक हैं, आते जाते सुनते ही रहते हैं, और आज की पीढ़ी को इतनी दबंग है कि सुनाती भी रहती है कि अगर हमारे बड़ा अध्यापक नहीं है तो, है ना। तो वह भाषा उस तरह से है, तो बहुत प्रेम की भाषा वो बन गई है, एक उसमें एक आराम है इन्हें, इन विद्यार्थियों को मॉडर्निटी की भाषा है, युवाओं के बीच प्रेम है। तो और उस भाषा की वो अभिव्यक्ति है सामान्य जीवन की। कई बार तो मैंने देखा सिलसिले में कि जो बंगाली विद्यार्थी वो भी आपस में हिंदी में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसी चीज है उसके जीवन में, वह भाषा ला रही है या उस भाषा के माध्यम से कुछ ऐसा घटित हो रहा है। एक ये चीज है संभावनाओं के बारे में। तो जब युवा जिस चीज को स्वीकार लें उसका भविष्य तो बहुत अच्छा है, उसे आगे बढ़ना ही है, एक ये चीज है। दूसरी, अब मैंने क्रिटिसिज्म तो कर लिया हिंदी भाषियों का कि हम अपने को केंद्र में समझते हैं, लेकिन जो एक शानदार चीज है हिंदी भाषा के बारे में कि हिंदी भाषी प्यूरिटन नहीं होते। संस्कृत के बारे में कहा ही था, संस्कृत है कूप जल भाषा बहदानी, वह इतना प्यूरिटन था कि वह भाषा आगे बढ़ नहीं पाई। जब आप इतनी उसकी शुद्धता को लेकर, हमारे गुरु केदारनाथ सिंह हिंदी के बहुत बड़े कवि, तो उनकी एक कविता है बाघ किताब है, तो उसमें एक सीरीज है, जब बाघ कुछ बोल रहा था तो पाणिनि जो भाषा के संस्कृत बड़े पंडित ज्ञाता, तो उन्होंने कहा अशुद्धम वक्तव्यम, यह क्या अशुद्ध बोल रहे हो तुम। तो शुद्धता अशुद्धता को लेकर ऐसा, तो जिस भाषा में रहेगा उस भाषा को एकदम मिल जाना तय ही है, खत्म हो जाना तय। और हम अगल बगल की भाषाओं में, कभी बांग्ला में, कभी असमीज में, कभी दूसरी भाषा में, और भी भाषाओं में हमने देखा है कि कोई गड़बड़ बोले तो तुरंत दूसरे को चोट लगती है, और चोट लगना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन भाषा के प्रति या शुद्धता उसे विकसित नहीं होने देती। मेरे गुरुजी ही कहते थे वही केदारनाथ से कि वह भाषा उतना ही विस्तार करती है जितना अशुद्ध बोलने का अवकाश देती है। जो भाषा अशुद्ध बोलने का जितनी छूट दे, वह भाषा उतना ही विकास करती है। हिंदी इस मामले में अद्भुत भाषा है। आप तेलुगु भाषी हैं, आप वहाँ हैदराबाद में जैसी भाषा बोल रहे हैं वह भी उतना ही, मेरे को क्या हुआ नहीं हुआ। मैं बिहार का रहने वाला हूँ, तो बिहार में ने चिन्ह कोई लगाता ही नहीं, हम बोले हम खाए ने होता ही नहीं। पंजाब में जहाँ ने की जरूरत नहीं वहां भी कहें ने लगा देते हैं सारे पंजाबी। दक्षिण यहाँ देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश की हिंदी बिल्कुल अलग है। कहते हैं बस में, कहते हैं कि वहां मुझे गिरा देना, है ना, मुझे गिरा देना। मैं उतारना नहीं कहते हैं, आपके यहाँ आप चूंकि पढ़ी लिखी हैं हिंदी इसलिए कहती हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं भाषा की तासीर बता रहा हूँ। और यहाँ लेहू में, शिलोंग में बिल्कुल दूसरी, उसका उदाहरण भी मैं नहीं दे सकता। तो लेकिन हमें वही स्वीकार है, और स्वीकार करने वाला मैं कौन हूँ? जब मैं कह रहा हूँ मैं वही स्वीकार हूँ, तो ये गलत वाक्य मैंने कहा। देखिए यही भाषा का होता है, जैसे कि मैं स्वीकारने वाला कौन हूँ? जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूँ वैसे कि आप बोल रहे हैं उनकी हिंदी, लेकिन इससे हिंदी का गजब का विकास हो रहा है, और उसमें तासीर, नए स्वाद, नई अभिव्यक्ति। और कल हमारे मित्र ने बताया कि वहाँ अरुणाचल प्रदेश में बहुत अच्छे उपन्यास, बहुत अच्छी कहानियाँ वो लिखी जा रही हैं। और जैसा कि डॉक्टर कैथी ने कहा, इन्होंने यहाँ लिखा और लोगों ने लिखा, भविष्य में यहाँ से भी और बहुत सारे लेखक होंगे और अभी भी मौजूद होंगे जिनकी किताबें आएंगी, और उनका जीवन बिल्कुल अलग है, उनकी भाषा अलग है। तो वो अपने जीवन को जब इस भाषा में व्यक्त करेंगे तो उस भाषा से बहुत सारा कुछ हिंदी में आ जाएगा, है ना, जिसकी वजह से या हिंदी और ज्यादा पल्लवित होगी, और हरियाली आएगी, अभिव्यक्ति के और नए आयाम खुलेंगे। इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी अलग अलग राज्य के लोग जो हिंदी बोलते हैं, उससे हिंदी और बहुत समृद्ध होती है, बहुत शानदार बनती है।
और यह इस भाषा बोलने वाले समाज की मैं विशेषता ही कहूँगा कि जो जहाँ हिंदी जैसे बोलता है वैसे ही हम भी वैसे ही बोलने लगते हैं। कई बार मैंने सिलसिला देखा, कुछ लोग बोलते हैं तुम्हें ये क्या करता है, तो हिंदी बोलने वाला भी उनसे वही बोलता है हम ये करता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो ये संभावनाओं की बात मैं कह रहा था। तो और उसकी संभावनाएं, एक तो हमारे विद्यार्थी हैं, आप सब विद्यार्थी हैं हमारे, जो उत्तर पूर्व में हिंदी का विकास जो होगा और हो रहा है, और किसी विशेष प्रायोजन के लिए नहीं, किसी सरकारी आयोजन परियोजना के तहत नहीं, वो तो अपनी जगह होगा, उसे होना ही है। लेकिन जब आप मिजो भाषी हैं या काक बरोक बोलते हैं या मिसिंग भाषा बोलते हैं अलग अलग, तब हिंदी उस परिवार के लिए दूर की भाषा होती है। लेकिन जब बेटी ही बोलने लगती है, बेटी ही वह पढ़ाई करने लगती है, बेटा ही वह पढ़कर स्कूल कॉलेज में जाता है और अध्यापक होने लगता है, रोजगार मिलने लगता है, तब वह भाषा दूर की भाषा नहीं, बेटी और बेटे जैसी भाषा हो जाती है। तो ये बिल्कुल डॉक्टर कहती नहीं, यह बिल्कुल ठीक कहा कि उसकी संभावनाएं और प्रबल हो जाएंगी जब रोजगार, कोई भाषा तभी और विकसित होती है और पल्लवित होती है जब रोजगार की भाषा बन जाती है, आपको रोजगार देने वाली हो जाती है। तो इस भाषा को पढ़कर अगर रोजगार बढ़ते जाए, इसमें नौकरी मिलती जाए, तो उत्तर पूर्व में इसे विकसित होने में और कम समय लगेगा। तो इतनी ही 2-3 बातें थी, 2-4 बातें थी जो आपके सामने मैंने रखी। कुछ और सोचा होगा तो उतर नहीं आया, तो आप लोगों ने सुना, शायद 1-2 बात में ठीक ठाक कह पाया। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक चीज में और बोलना चाहता हिंदी विभाग ने, संजय जी ने, रमेश जी ने, सुषमा जी, जो भी हिंदी विभाग पूरा है, इन्होंने मुझे आमंत्रित किया, बुलाया इतने प्रेम से, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब हम इस सत्र के अंतिम पड़ाव में हैं और इस सत्र के अध्यक्ष श्री प्रोफेसर यशवंत सिंह सर को मैं आमंत्रित करता हूँ। राष्ट्रीय संगोष्ठी के दूसरे दिन के प्रथम सत्र में 5 वक्ताओं ने अपने विचार रखे। प्रथम वक्ता के रूप में ओइनाम सारंग जी ने अरुणाचल प्रदेश में हिंदी के महत्व, उसकी स्वीकार्यता के बारे में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो सामान्य बोलचाल की हिंदी है वो व्याकरण से युक्त नहीं है, उसको युक्त रहना भी नहीं चाहिए। सामान्य बोलचाल की जो भी हिंदी है वो मुक्त रहनी चाहिए। और हिंदी की जो शुद्धता है, मैं नहीं समझता हूँ कि हम में से जो हमारे हिंदी भाषी लोग हैं कोई शुद्ध हिंदी बोलता है या लिखता है। सबके अपने अपने स्थानीय भेद हैं जिनको व्याकरण में नहीं बांधा जा सकता। द्वितीय वक्ता के रूप में जुबली राय जी ने बहुत प्रचलित जहांबाद खोलते हैं उपन्यास प्रकाश जी का, उसमें समस्या, सामाजिक जो जीवन की समस्याएं हैं रखी। निश्चित रूप से वो एक अकाल और भुखमरी की समस्या थी जो विद्रोह में बदली। डॉक्टर गैथी जी ने उसको और विस्तार दिया और उसको जोड़ा कि कैसे वो हिंदी विरोध में जुड़ गई, देश से अलग होने की बात है। तृतीय वक्ता के रूप में एक रंजीत जी ने मिजो लोगों के साथ मेलजोल की बात की, देवनागरी लिपि की स्वीकार्यता की भी बात की।
चतुर्थ वक्ता के रूप में डॉक्टर कैथी ने मुझे बड़े विस्तार से हम सबको यहाँ की हिंदी की स्थिति से अवगत कराया। निश्चित रूप से मैडम जो देवनागरी लिपि है, जादुई अक्षर लग सकता है हम लोगों को। जो का पहला वर्ण है, गोल गोल डंडा, मुंशी जी का डंडा, हनुमान जी की पूंछ, ऐसा ही पढ़ाया जाता है तो लग सकती है। लेकिन हम लोग उस पर कहते हैं कि जो देवनागरी लिपि है सबसे वैज्ञानिक लिपि, जो बोला जाता है वही उच्चरित होता है। और उसमें भी जो हमारे कंठ काका धारुगा यहाँ से यहाँ तक सारी वर्णमाला वैज्ञानिक ढंग से है। आपने बहुत सारे सुझाव दिए जिसको मैं यहाँ संयोजक को छोड़ूंगा कि वो उस पर ध्यान दें। कृष्णमोहन जी ने हिंदी भाषा के विविध रूपों की बात की। उन्होंने हिंदी भाषियों के देश बोध की बात की। अगेर जी ने एक गुण सहसा उसने भी कहा कि भारतीय लोगों का जो देश बोध है वो सीमित है, वो अपने घर से बाहर ही परदेश समझ लेते हैं, लेकिन काल बोध बहुत ही असीमित है पश्चिम से तुलना। उन्होंने भी भाषा की शुद्धता की बात की। भाषा निश्चित रूप से जहाँ जाती है वो स्थानीय प्रभाव ले ही देती है। क्या जो ऑक्सफोर्ड की इंग्लिश है, क्या वो असम में या मणिपुर में इसी तरह बोली जाती है? निश्चित रूप से बहुत स्थानीयता, बहुत बदलाव है। यही स्थिति हिंदी की भी है। जो जिस क्षेत्र में है, जहाँ बोल रहा है, उसको बगैर झिझक वो बोले। हिंदी संपर्क भाषा है, अभ्यास की भाषा है। मैं लोक साहित्य का विद्यार्थी हूँ। एक लघु कथा है। जंगल के राजा शेर ने गांधी जी की प्रिय निरीह बकरी से पूछा, क्यों बकरी तू मांस खाएगी? बकरी मंजस में पड़ गई, सोच में पड़ गई। एक तो मैं मांस खाती नहीं हूँ और दूसरी इससे महाराज से मांस बचता नहीं है। बहुत सोच विचार कर उसने जवाब दिया, महाराज मैं क्या मांस खाऊंगी, मेरा ही बच जाए, यही बहुत है। हिंदी की स्थिति अंग्रेजी महाराज के सामने ऐसी ही है। तो हम सबको इस निरीह हिंदी को बचाए रखना है। स्थानीय जो भी भाषाएं हैं उनके साथ मिलजुल कर आगे बढ़ना है। इसी के साथ में अपनी बात समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं इस सत्र के धन्यवाद ज्ञापन के लिए जाति इंडिया को अमित करता है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय वक्तागण तथा उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण, तृतीय सत्र के सफल एवं सार्थक समापन के अवसर पर मैं आप सभी के प्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। सबसे पहले मैं आदरणीय अध्यक्ष प्रोफेसर यशवंत सिंह सर, मुख्य वक्ता प्रोफेसर कृष्ण मोहन झा सर, डॉक्टर केसी मैम तथा डॉक्टर अजय कुमार रंजीत सर को मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, जिन्होंने अपने महत्वपूर्ण विचारों से इस सत्र को ज्ञानवर्धक बनाया। साथ ही शोध पत्र प्रस्तुत करने के लिए अभिनव जी और जुबली रॉय जी को हार्दिक आभार। मंच संचालन के लिए धीरेन्द्र जी को विशेष धन्यवाद। आप सभी की उपस्थिति और सहयोग से ये तृतीय सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इसी के साथ में इस तृतीय सत्र के समापन की
है